फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस तक देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है एन इलास्टिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 3D स्ट्रेसेस। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस दिए गए हैं। सिग्मा एक्स यानी कि स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 100 MPa मेगा पास्कल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेंसाइल। सिग्मा वाई इज इक्वल टू 80 MPa और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्रेसिव, एंड सिग्मा जेड इज इक्वल टू 180 MPa और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेंसाइल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3D स्ट्रेस जो लग रहे हैं उसमें सिग्मा एक्स का नेचर टेंसाइल है, सिग्मा वाई का नेचर कंप्रेसिव है और सिग्मा जेड का नेचर जो है वो टेंसाइल है। If the volumetric strain is 6 multiplied by 10⁻⁴ and modulus of elasticity of material is 2 multiplied by 10⁵ MPa, then the value of Poisson ratio will be। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इसका कुछ डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे तो अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है और म्यू की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊँ। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 100। टेंसाइल को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, टेंसाइल को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100। सिग्मा वाई जो है वो कंप्रेसिव नेचर का है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, 80 जो दिया हुआ है वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में कंप्रेसिव लिखा है, इस वजह से हमें उसकी साइन क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव करनी पड़ेगी। सिग्मा जेड जो है वो अगेन पॉजिटिव नेचर का है, कितना है 180 डिवाइड बाई ई की वैल्यू दी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब एक ही क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता म्यू, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो म्यू विल बी 0.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो म्यू विल बी 0.2। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो अभी नोट डाउन कर लो, और मैं ये बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि स्ट्रेन जो होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई। ये हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। क्या हो गया, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली सिग्मा वाई इज इक्वल स्ट्रेन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाई। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू ई जेड सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन लग रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख दिया, ये तो सभी को पता होगा। अब यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, अगर आप ये करोगे डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, अगर आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला इज नथिंग बट यहाँ से जो हमें बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेन के एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन के, वहाँ से ये फॉर्मूला आया है। क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब जब ये फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी थी और हमारा आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.2। आई होप कि आप सभी का यही आंसर आ रहा होगा और सभी को यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल। बात करें अगले एग्जाम्पल की यानी कि एग्जाम्पल नंबर 62 की, तो
तो उसमें दिया हुआ है एन इलास्टिक बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 876 mm² is subjected to a loading as shown in figure. Determine the magnitude of stresses in megapascal in segment GH. तो यहाँ पर पूरा सेगमेंट जो है वो दिख रहा है आपको कि GH में कितना लोड है वो आपको फाइंड आउट करना है। लोड के बाद एरिया गिवन है तो लोड डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर आप 24 डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा जो बार है FGHI इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बार तो दिया हुआ है, हम इंडिविजुअली हर एक सेगमेंट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि GH में एक्चुअली कितना लोड लग रहा है और कौन से नेचर का लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम F और G की बात करें, ठीक है, पहला F और G सेगमेंट है, तो F और G सेगमेंट की बात करें तो यहां पर F पर लग रहा है 36 किलोन्यूटन, 36 किलोन्यूटन। नेचर इसका है कंप्रेसिव, तो ये हो जाएगा 36 किलोन्यूटन कंप्रेसिव, ठीक है। अब बात करें सेगमेंट GH की, तो सेगमेंट GH में यहां पर गिवन फिगर के हिसाब से 24 किलोन्यूटन लगना चाहिए, वो भी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन में 24 किलोन्यूटन लगना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 36 किलोन्यूटन ये डायरेक्शन में लग गया, ठीक है, 36 किलोन्यूटन ये डायरेक्शन में लग गया। अब मुझे कितना लोड ये डायरेक्शन में लगाना चाहिए ताकि ये किसके बराबर हो जाए, 24 किलोन्यूटन के बराबर हो जाए। कितना लोड यहां पर लगेगा, तो मेरा जो लोड होगा वो 36 + 24 जितना होगा। कितना होगा, 36 + 24 किलोन्यूटन जितना। तो फ्रेंड्स 36 + 24 करूंगा तो यहां पर ये डायरेक्शन में 24 किलोन्यूटन जितना लोड हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं ये डायरेक्शन में 36 + 24 कितना होता है, 60 होता है, 60 किलोन्यूटन लोड लगाऊंगा तो किसके बराबर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में 24 किलोन्यूटन के बराबर होगा अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में 60 किलोन्यूटन का लोड लगाऊंगा। तो अगर यहां पर 60 लग रहा है तो यहां पर भी कितना लगेगा, 60 किलोन्यूटन, ठीक है। ये तो बात हुई GH की। अब हमें GH में जो लोड है वो मिल गया है, लेकिन हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो लोड 60 मिला है ये सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो अगर हम अगले सेगमेंट की बात करें, अगला सेगमेंट कौन सा है, HI। अगला सेगमेंट कौन सा है, HI। अब HI की बात करें तो HI में यहां पर H जो है उसके अंदर 60 किलोन्यूटन का लोड जो है वो इस डायरेक्शन में लग चुका है, 60 किलोन्यूटन का इस डायरेक्शन में लग चुका है। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें H पर कितना लोड चाहिए, H पर चाहिए 28 किलोन्यूटन का लोड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कितना लोड इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कि जो 28 किलोन्यूटन के बराबर हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 60 + 28, 60, क्योंकि 60 किलोन्यूटन तो इस डायरेक्शन में लग चुका है, तो अगर मैं यहाँ पर 60 + 28 किलोन्यूटन का लोड लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो 28 किलोन्यूटन के बराबर हो जाएगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, 60 के ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी 60 + 28 हो जाएगा 88 किलोन्यूटन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे 88 किलोन्यूटन जितना लोड लगाना पड़ेगा तब जाकर वो 28 किलोन्यूटन जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके बराबर होगा। अब यहाँ पर 88 किलोन्यूटन का मैंने लोड लगाया, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि I पर कितना लगा है, 88 किलोन्यूटन का, और ऑब्वियस बात है कि जब हमने इस डायरेक्शन में 88 किलोन्यूटन का लगाया तो इस डायरेक्शन में भी 88 किलोन्यूटन का आएगा। ये तो हमने डिराइव किया, लेकिन क्वेश्चन में भी यही गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा पूरा एनालिसिस है ये कंप्लीटली है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, कुछ नहीं करना। प्लस और माइनस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में कितना लोड लग रहा है और उसको किसके बराबर करना है। यहाँ पर एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात थी और एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात थी। कहने का मतलब है कि हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें इतना बताना है कि GH सेगमेंट पर स्ट्रेस कितना लग रहा है। तो काफ़ी आसान है, GH सेगमेंट पर स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A। तो P इज इक्वल टू 60 × 10⁻³ और एरिया है 876, तो ये हो जाएगा अराउंड
68.5 MPa। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 62 भी खत्म हुआ। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आरसीसी। अभी तक हमारे क्वेश्चन जो आ रहे थे वो सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिलेटेड आ रहे थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आरसीसी के रिलेटेड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पेशली डिजाइन सर्कुलर सेक्शन कॉलम ऑफ 720 mm डायमीटर with helical reinforcement using 2% of reinforcement is। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्टील है वो 2% है। किसका 2% है? टोटल जो एरिया होगा कॉलम का उसका 2% है, और यहाँ पर यूज हुआ है हेलिकल रेनफोर्समेंट। वैसे तो क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन यहाँ पर एक और दो छोटे छोटे ट्विस्ट है। ठीक है, तो अगर हमने उस ट्विस्ट को समझ लिया तो हमारे सही आंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पहला ट्विस्ट क्या है? पहला ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर हेलिकल रेनफोर्समेंट यूज हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि हेलिकल रेनफोर्समेंट अगर यूज होगा कॉलम में तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 5% इंक्रीज होगी। किससे? 5% इंक्रीज होगी पीयू टाई से। यानी कि टाई अगर यूज होगी, सिंपल जो स्क्वायर टाई आती है उसके मुकाबले में अगर हम हेलिकल रेनफोर्समेंट यूज करेंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% इंक्रीज होगी। कहने का मतलब है कि 1.05 जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा अगर 5% इंक्रीज होगी। तो अगर मैं पीयू टाई, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद सिर्फ मुझे क्या करना है? सिर्फ 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर हम लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर टाई समझकर कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें देखना होगा क्या जो डायमेंशन है कॉलम का वो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 mm है क्या? अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 mm है तो हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 मल्टीप्लाई बाय FY एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, अगर आपका जो कॉलम का एक भी डायमेंशन 400 mm से ज़्यादा है तो अब यहाँ पर क्योंकि डायामीटर की बात करेंगे, क्योंकि कॉलम जो है वो सर्कुलर है तो डायामीटर यहाँ पर 720 mm है, ऑब्वियसली 400 से ज़्यादा है तो हमें ये फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। 400 से कम होता है तो क्या करते हैं? 400 से कम होता है तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर 0.4 की जगह 0.45 लिख देते, यहाँ पर 0.67 की जगह 0.75 लिख देते। ठीक है, ये सारे कंसिडरेशन, ये सारी गाइडलाइंस IS 456 में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पीयू टाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो दो ट्विस्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हेलिकल रेनफोर्समेंट की लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% से ज़्यादा है तो हम 1.05 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे पीयू टाई यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी जब टाई कंसिडर करते हैं तब। और दूसरा जो इसमें ट्विस्ट था वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका डायमेंशन कॉलम का 400 mm से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 0.4 मल्टीप्लाई बाई FC के 20 एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा? हाँ, यहाँ पर एक और बात आती है, एरिया ऑफ कंक्रीट तो गिवन नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग 2% रेनफोर्समेंट इज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील जो है वो 2% ऑफ टोटल होगा। जब एरिया ऑफ स्टील 2% ऑफ टोटल है तो बाकी का एरिया में क्या होगा? बाकी के एरिया में कंक्रीट होगा। यानी कि 2% अगर स्टील है तो 98% कंक्रीट होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 0.98 मल्टीप्लाई बाई π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर टोटल एरिया। तो यहाँ पर टोटल डायमीटर यूज होगा 720। ठीक है, ये तो बात हुई पहले सेगमेंट की। 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट जो है वो 98% है, इस वजह से हमने टोटल का 98% 0.98 मल्टीप्लाई बाई π/4 d स्क्वायर यानी कि टोटल डायमीटर 720। अब बात करें दूसरे सेगमेंट की 0.67 FY AST, तो 0.67 मल्टीप्लाई बाई FY कितना गिवन है? 250 मल्टीप्लाई बाई AST कितना गिवन है? 2%, तो हम करेंगे 0.02। ठीक है, 0.2 मत कर देना, 0.2 करोगे तो वो 20% हो जाएगा। 2% मतलब 2 डिवाइड बाई 100
तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 720 इसका पूरा सॉल्यूशन करोगे तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4556 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पर हेलिकल रेनफोर्समेंट यूज हुए तो 5% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर इसका 5% इंक्रीज करेंगे यानी कि 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाई बाई 4556 इज इक्वल टू 4783.8 किलो न्यूटन, जो किसके बराबर है 4784। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन डी में 4784 गिवन है और यहाँ पर ऑप्शन ए में 4556 भी गिवन है। तो जिन्होंने ये वाला कंसेप्ट कंसिडर नहीं किया वो ये आंसर लिख कर आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर ऑप्शन गिवन है तो आपका -0.67 भी होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो -0.67 भी होगा और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, कैलकुलेशन भी बेकार गई। तो बेटर यही है कि पूरे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो 4556 को 1.05 से मल्टीप्लाई क्यों करना है वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर हेलिकल रेनफोर्समेंट यूज हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर गिवन है। आई होप कि सभी को ये समझ में आ गया होगा। जो छोटी छोटी बातें ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी वो मैंने यहाँ पर बता दी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम of size 340 mm multiplied by 720 mm having an effective cover of 70 mm is subjected to a factor value of bending moment. Factor value of bending moment is equal to 500 kilonewton into meter and twisting moment is equal to 150 kilonewton into meter. If a beam is simply supported, then the longitudinal tension reinforcement shall be designed for a moment of, आंसर किस में देना है, अप टू नियरेस्ट इंटीजर और यूनिट है किलो न्यूटन इंटू मीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन के रिलेटेड आसपास के जो कंसेप्ट है वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आसपास का जो कंसेप्ट है वो होगा कि यहाँ पर चाहे हमें टेंशन रेनफोर्समेंट के बारे में पूछा है, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट का यहाँ पर क्या सीन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि यहाँ पर बीम का साइज दिया गया है, कितना है 340 और ये है 720, टोटल डेप्थ है। ठीक है, और इफेक्टिव कवर दिया गया है 70 mm। अच्छा, सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट यानी कि MU 500 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और क्या दिया गया है, एंड ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 150 किलो न्यूटन। अच्छा, ये इसको एम्प्टी लिखना सही नहीं होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब टॉर्क। ठीक है, 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर, टॉर्क दिया गया है 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इफ अ बीम इज सिंपली सपोर्टेड देन द लॉन्जिट्यूडनल टेंशन। तो अगर टेंशन रेनफोर्समेंट आपको डिजाइन करना है और आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी है और टॉर्जन भी है, तो आपको टेंशन रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा M इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए इक्विवेलेंट मोमेंट होगी MU प्लस MT। ठीक है, ये कब, ये तब होगा जब आपको टेंशन रेनफोर्समेंट डिजाइन करना हो तब। ठीक है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अभी हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहा गया है कि अगर आपको टेंशन रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है तो वो कितनी डिजाइन मोमेंट के लिए आप डिजाइन करोगे। तो इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉर्जन भी लग रहा है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि MT की वैल्यू अगर जो हमें मिल जाए तो MU की वैल्यू तो है, अगर MT की वैल्यू मिल जाए तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो MT की वैल्यू अगर आपने IS 456 के कोड अच्छे से पढ़े तो आपको पता होगा MT इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कैपिटल D डिवाइड बाई B डिवाइड बाई 1.7। ठीक है, तो ये हो जाएगा MT इज इक्वल टू T, टॉर्जन कितना है 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 1 प्लस
कैपिटल डी है यहाँ पर 720 डिवाइड बाई बी जो है वो 340 हो जाएगा डिवाइड बाई 1.7। तो यहाँ से mt की वैल्यू जो आ जाएगी, mt की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 275.086 किलोमीटर, 275.086 किलोमीटर। तो सिंपल, अब हमें पता ही चल गया, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मोमेंट इज इक्वल टू mu प्लस mt, इतना पता है। उसके बाद mt कैसे फाइंड आउट करना है ये पता हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको समेशन ही करना है। तो me यानी कि लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हमें डिजाइन करना पड़ेगा कितनी मोमेंट के लिए, 500 प्लस 275.08, ठीक है, 275.08, 500 प्लस 275.08। तो ME की वैल्यू हो जाएगी अराउंड 775, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 500 प्लस 275, तो हम 775 ही लेंगे किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तो बात हुई कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि लॉन्जिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट आप कितना डिजाइन करोगे कितनी मोमेंट की वैल्यू के लिए, तो हम करेंगे 775 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए। लेकिन अगर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की बात करें तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपकी mt जो है वो mu से ग्रेटर देन है तभी आपको कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा मोमेंट के लिए, ठीक है। कब mt ग्रेटर देन mu है, और जब mt ग्रेटर देन mu हो तो कितनी मोमेंट के लिए डिजाइन करोगे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा mt माइनस mu, ठीक है। mt माइनस mu कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए होगा mt माइनस mu। कब, जबकि mt ग्रेटर देन mu हो तब। अब हमारे केस की बात करें तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया होता कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मोमेंट के लिए डिजाइन करने की जरूरत है, नहीं जरूर, क्योंकि यहाँ पर mt इज लेस देन mu, तो यहाँ पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यहाँ पर टॉर्जनल मोमेंट के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के बारे में नहीं पूछा। लेकिन उस केस में जहाँ पर mt ग्रेटर देन mu होगा तो वहाँ पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में डिजाइन करना जरूरी होगा कितनी मोमेंट मैग्नीट्यूड के लिए, mt माइनस mu। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट से अभी बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि ये टॉपिक भी अच्छा कर ले ताकि आप गेट में थोड़े सेफ साइड पर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन को खत्म करते, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बात करें अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 की, तो क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज 230 mm multiplied by 400 mm and is used for an effective span of 8 meter. It supports a uniformly distributed load of 8 kN per meter including self weight. The beam is pre-stressed by pre-stressing force of 250 kN at an eccentricity of 50 mm. The shift of pressure line from the centroidal axis यानी at mid span is। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेट में अभी तक नहीं पूछा गया है। ये टॉपिक भी कई सारे रेफरेंस बुक में भी मेंशन है और कोचिंग नोट्स में तो ऑलरेडी मेंशन है ही, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि ये टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि गिवन क्या है, कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसमें ये मान लो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो यहाँ पर इतनी एसेंट्रिसिटी पर यहाँ पर टेंडन लगे हुए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के लिए, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे टेंडन, जो E इज इक्वल टू कितनी एसेंट्रिसिटी है, E इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोड लग रहा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो 250 किलो न्यूटन है, P इज इक्वल टू 250 किलो न्यूटन बोथ साइड। और यहाँ पर जो ऊपर से लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी तक हमने क्वेश्चन को समझा है, अभी हम आंसर की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। अब इतना हमने समझ लिया, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन। तो आपको पता होगा कि प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके से होती है। तो आपको शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन निकालना है कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू आपको निकालनी है। काफ़ी बारीक कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो सेंट्रोइडल एक्सिस से ये शिफ्ट लाइन का जो डिस्टेंस है यही हमें निकालना है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस से प्रेशर लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, जिसको मैं कहूँगा ए डैश, ठीक है। लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये जो हमारा बार है इसको हम टेंडन भी कहते हैं, तो यहाँ से प्रेशर लाइन का डिस्टेंस कितना है ये मैं निकाल लूँ। तो यहाँ से डिस्टेंस होगा ए इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई पी, ठीक है, एम डिवाइड बाई पी। अब यहाँ पर m कितना होगा, तो m जो सिंपली सपोर्टेड के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो m की वैल्यू यहाँ पर सेंटर पर कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि मिड स्पान पर आपको निकालना है। तो m की वैल्यू जो होगी मिड स्पान पर वो हो जाएगी WL² डिवाइड बाई 8। m की वैल्यू हो जाएगी WL² डिवाइड बाई 8। अब w कितना है हमारा, m इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई L। L कितना है हमारा, 8 मीटर स्पान है ना, तो ये हो जाएगा 8 मीटर स्पान, तो यहाँ पर हो जाएगा 8² डिवाइड बाई 8, तो 8 कैंसल, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 64 किलोमीटर इंटू मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से है, फ्रॉम टेंडन, ठीक है। ये जो बार है यहाँ से प्रेशर लाइन का डिस्टेंस है इतना, तो अभी हम ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए कितना है, यहाँ से इतना, ये जो है ये ए है, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्टेंस फाइंड करें तो ए इज इक्वल टू 64 किलो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय पी कितना है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 250 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 250 किलो न्यूटन। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएंगी 0.256 मीटर, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी 256 mm, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी 256 mm। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि हमें सेंट्रोइडल एक्सिस से प्रेशर लाइन का डिस्टेंस निकालना है मिड स्पान पर। अभी हमने जो निकाला वो हमने टेंडन यानी कि ये जो बार हमने लगाया है वहां से प्रेशर लाइन का डिस्टेंस मिला है ए। अब हमें निकालना है ए डैश, तो कुछ नहीं करना, ए डैश इज नथिंग बट ए माइनस ई। जो एसेंट्रिसिटी है वो मैं माइनस कर दूंगा ए में से, तो मुझे ए डैश मिल जाएगा, यानी कि प्रेशर लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पर ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ई, तो ए हमारा है 256, ई की वैल्यू है हमारे पास 50, तो ए डैश कितना हो जाएगा 206 mm। तो हमारा सही आंसर होगा 206 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर बी 256 भी गिवन है, जो कि गलत आंसर है। 256 तो ये जो टेंडन बार है यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा, हमें निकालना है सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो हमें ई एसेंट्रिसिटी भी माइनस करनी पड़ेगी। तो सही आंसर होगा 206 mm, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। आई होप कि ये क्वेश्चन तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत कम लोगों को पता होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन है अ रेक्टेंगुलर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 200 mm multiplied by 400 mm is to be used for an effective span of 14 meter. The pre-stressing cable is having zero eccentricity at support and eccentricity varies linearly up to 80 mm at center. The effective pre-stress force is 845 kN. The concentrated load at the mid-span location is डैश किलो न्यूटन में आपको आंसर देना है। और यहाँ पर नोट लिखी है वो ध्यान से पढ़ना। नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द मिड स्पान लोकेशन नलिफाइज द फ्लेक्सरल इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट ऑफ वेट। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पर आरसीसी जो सेक्शन हमारा यहाँ पर है उसमें मैंने जानबूझकर ज़्यादा क्वेश्चन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से रखे हैं, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट 100% फिक्स है। हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियस बात है कि हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक से जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट है उसको यहाँ पर इंक्लूड करने की ट्राई की। तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 400 ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये तो इसका हो गया क्रॉस सेक्शन। अब हम इसको प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये एक बीम है, इसका स्पान है 14 मीटर,
और यहाँ पर ये मान लो कि ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो यहाँ पर जो आपका जो प्री-स्ट्रेसिंग केबल है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर फॉर्मेट हो जाएगा और मैक्सिमम है वो कहाँ पर, सेंटर पर, और सेंटर पर एसेंट्रिसिटी है 80 mm। तो ये हो जाएगा 80 mm, ठीक है। और ऊपर कोई लोड लग रहा है, ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा। अब यहाँ पर हमें बताना है द कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान। हाँ, यहाँ पर जो ऊपर लोड लगेगा मिड स्पान पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी ताकि जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो लग रहा है उसको नलीफाई कर सके, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको P नहीं देते क्योंकि P तो हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को देते हैं, तो इसको हम नोटेशन दे देते हैं W, ठीक है, W नोटेशन दे देते ताकि आसान हो जाए। और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 845 किलोमीटर, 845 किलोमीटर। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी लगेगा। अब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये W की वैल्यू कितनी होगी जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को नलीफाई कर सके। तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, W का डायरेक्शन नीचे। और सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सेंटर पर लोड लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M इज इक्वल टू WL/4, ये सभी को पता है। तो ये WL/4 जो है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रही है कितनी होगी, M इज इक्वल टू PE, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, ऊपर की तरफ। तो अगर हमें W की वैल्यू चाहिए जो कि ये मोमेंट को नलीफाई कर सके, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है नोट में, नलीफाइज द फ्लेक्सरल इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो अगर हमें ये लोड ऐसा चाहिए जो ये फ्लेक्सरल इफेक्ट जो है PE जितनी, इसको नलीफाई कर सके, तो ये दोनों को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। अब ये दोनों को अगर हम इक्वल बनाएंगे तो WL/4 इज इक्वल टू PE हो जाएगा। तभी ये लोड ऐसा मिलेगा जो ये फ्लेक्सरल इफेक्ट को नलीफाई कर सके। अब यहाँ पर W हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद करना कुछ नहीं होता है, स्टेप बहुत कम होते हैं, लेकिन वो स्टेप जो होते हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि कैसे WL/4 इज इक्वल टू PE हुआ, और यही ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर, और यही ये क्वेश्चन का इंटेंस था कि आप ये समझ पाते हो कि WL/4 इज इक्वल टू PE करना है। अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। और कैसे किया वो यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको। तो L की वैल्यू है 14/4, P की वैल्यू है 845 और एसेंट्रिसिटी सेंटर पर है 80 mm। तो यहाँ पर W मिल जाएगा हमें 14 मल्टीप्लाई बाय 845 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो 80 हमने लिखा है ये किस में है, mm में है, और हमें चाहिए मीटर में, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 जो है, L जो यहाँ पर L जो ले रहे 14, ये हम मीटर में ले, तो यहाँ पर भी डायमेंशन एसेंट्रिसिटी का मीटर में होना चाहिए। तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19.31 किलोमीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। और गेट 2020 में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है, और पिछले कई साल से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में। तो यहाँ पर ये टॉपिक को भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अगर जिनको नहीं पता उन्होंने नोट डाउन कर लिया होगा, और जिनको पता है उनके लिए रिविजन हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, W इज इक्वल टू 19.3 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67। फ्रेंड्स, बात करिए क्वेश्चन नंबर 67 की। तो क्वेश्चन नंबर 67 में गिवन है अ कॉन्क्रीट बीम इज प्री स्ट्रेस्ड बाय अ केबल विथ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 750 किलोन्यूटन। एरिया ऑफ केबल वायर इज 300 mm²। द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा आगे भी क्वेश्चन है। अज्यूमिंग द बीम टू बी पोस्ट टेंशन, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनिशियली बाइफर्केशन 2 पार्ट में हो जाता है, एक तो होता है प्री टेंशन और एक होता है पोस्ट टेंशन। तो यहाँ पर अगर लॉस की बात करें तो प्री टेंशन के लिए अलग लॉस है और
पोस्ट टेंशन के लिए अलग लॉस है। पोस्ट टेंशन बीम की बात, पोस्ट टेंशन यहाँ पर बीम को अज्यूम करना है, तो पोस्ट टेंशन बीम अज्यूम करना है तो उसके लिए श्रिंकेज लॉस कितना होगा, तो श्रिंकेज परसेंटेज लॉस ड्यू टू श्रिंकेज फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर लिखा होता प्री टेंशन तो श्रिंकेज लॉस होता 3 × 10⁻⁻⁴ ES, लेकिन हमारा क्वेश्चन प्री टेंशन का नहीं है, हमारा क्वेश्चन है पोस्ट टेंशन का। पोस्ट टेंशन बीम है तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय log 10 T+2 मल्टीप्लाई बाई ES। ठीक है, तो हमें ये वाला इस्तेमाल नहीं करना कॉन्सेप्ट, हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब किसी ने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा और उसने प्री स्ट्रेस लिखा है और उसको प्री स्ट्रेस पढ़ के प्री टेंशन याद आ गया, तो वो लिखेगा 3 × 10⁻⁴ ES श्रिंकेज लॉस, आंसर निकाल कर आ जाएगा, लेकिन वो गलत आंसर होगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अज्यूमिंग द बीम टू बी पोस्ट टेंशन, तो पोस्ट टेंशन के लिए यही फॉर्मूला सही होगा। टेक ES इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील। यहाँ पर ES मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते, लेकिन अगर यहाँ पर EC भी दिया होता ना तो 50% लोग यहाँ पर EC मल्टीप्लाई करके आ जाते। यहाँ पर क्योंकि एक ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है तो वही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ही मल्टीप्लाई करना है, कंक्रीट का गिवन हो तो भी मल्टीप्लाई नहीं करना। एंड एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर इज इक्वल टू 12 डेज, तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो डेज में लेनी होती है और यहाँ पर 12 डेज गिवन। अब मान लो कि ईयर में या आवर्स में दी होती तो उसको डेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला में जो टी है उसमें डेज में ही हमें टी की वैल्यू रखनी। तो फटाफट से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 × 10⁻⁻⁴ log बेस 10 कितना है 12 डेज, तो 12 + 2 कितना होता है 14, तो log बेस 10 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ES की वैल्यू है 220 किलो न्यूटन पर mm² है, तो किलो न्यूटन पर mm², तो हम इसको न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉस स्ट्रेस ये हो जाएगा लॉस स्ट्रेस। ठीक है, लॉस स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई log बेस 10 14। यहाँ पर 14 कैसे आया, क्योंकि एज जो है वो 12 है, तो 12 + 2 14 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो ये हो जाएगा हमारा 38.39 न्यूटन पर mm²। ठीक है, लॉस स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने लॉस स्ट्रेस लिखा है, लेकिन आपको समझना है लॉस स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज कितना है 38.39 mm²। क्या आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द परसेंटेज लॉस, आपको यहाँ पर परसेंटेज लॉस बताना है। तो आपके पास लॉस स्ट्रेस है, अगर आपको इनिशियल स्ट्रेस पता चल जाए तो आप परसेंटेज लॉस निकाल सकते हो। तो इनिशियल लॉस कैसे पता चलेगा? इनिशियल लॉस पता चलेगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल एरिया। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना दिया है 750, तो इनिशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू P डिवाइड बाई A, तो P गिवन है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 750 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई A एरिया है 300 mm² और ऊपर हो जाएगा न्यूटन, तो आंसर आएगा न्यूटन पर mm² में। तो हमारा इनिशियल स्ट्रेस हो जाएगा 2500 न्यूटन पर mm²। तो इनिशियल स्ट्रेस इतना है, लॉस स्ट्रेस इतना है, तो परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। परसेंटेज लॉस इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ लॉस स्ट्रेस डिवाइड बाय इनिशियल स्ट्रेस। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में लाना है ना आंसर। तो ये हो जाएगा 38.39 डिवाइड बाई 2500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.536 न्यूटन पर mm²। और ये जितने भी लॉस है ना,
श्रिंकेज लॉस है, इसी तरीके से दूसरे भी लॉस है। इसका आंसर जो लॉस स्ट्रेस परसेंटेज में निकालोगे तो बहुत कम आएगा, क्योंकि आप मान लो कि 50% लॉस हो रहा है तो कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपकी यहाँ पर बड़ी वैल्यू कोई आ रही है ना 50% या 40%, तो मान लो कि आपने कहीं गलती की। अगर आपकी छोटी वैल्यू आ रही है तभी आपका आंसर सही मानो। जनरली बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉस हमेशा कम ही होगी, ओरिजिनल जो इनिशियल स्ट्रेस है उससे कम। अगर ज़्यादा हो गए तो फिर तो वो प्री स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। तो 1.536 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है, हाँ ऑप्शन डी में गिवन है 1.53, वही सही आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 की, तो क्वेश्चन नंबर 68 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को इसका कंसेप्ट पता होगा, लेकिन मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि ये क्वेश्चन को ध्यान से करें और नहीं पता हो तो नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन में गिवन है अ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम ऑफ साइज 175 mm मल्टीप्लाई बाई 525 mm प्री स्ट्रेस यूजिंग अ पैराबोलिक केबल विथ जीरो एसेंट्रिसिटी एट सपोर्ट। The eccentricity at the cable of span is 75 mm. Initially, pre-stress in cable is 1500 Newton per mm square and area of cable is 225 mm square. If ultimate creep strain is 3.20 multiplied by 10 raised to minus 5 mm per Newton per mm square, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं समझाऊंगा आगे। and ES is equal to 220 kilonewton per mm square. The loss of stress in megapascal in steel due to creep by ultimate creep strain method is। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको इतना तो पता चल गया कि आपको लॉस निकालना है, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू क्रीप, ठीक है, इतना निकालना है। लेकिन कौन सी मेथड से निकालना है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड, ठीक है। यहाँ पर वो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप वाली मेथड नहीं चलेगी, क्योंकि कोफिशिएंट गिवन ही नहीं है। तो आपको ना छूट के क्रीप स्ट्रेन में अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड ही यूज़ करनी पड़ेगी। अब क्या है, कैसे प्रोसीड करना है, इसको हम समझेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है साइज कितना है 175 मल्टीप्लाई बाई 525, तो ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 525, ठीक है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर दिया हुआ है पैराबोलिक केबल है विथ जीरो एसेंट्रिसिटी एट सपोर्ट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये मान लो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो पैराबोलिक केबल जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक केबल इस तरीके से हो जाएगा। द एसेंट्रिसिटी एट द सेंटर ऑफ स्पान इज 75 mm। यहाँ पर जो है सेंटर स्पान में एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 75 mm। अच्छा, अब आगे दिया हुआ है द एसेंट्रिसिटी एट सेंटर ऑफ स्पान इज, ये तो हो गया। इनिशियल प्रीस्ट्रेस इन केबल इज 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इनिशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एरिया भी गिवन है। एंड केबल एरिया इज इक्वल टू 225 mm स्क्वायर। AC लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एरिया अलग होगा बीम का और ये केबल का एरिया है 225 mm स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 225। तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया करूँगा तो ये हो जाएगा 91875 न्यूटन। लेकिन इसको अगर मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा, अच्छा ये इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 337.5 किलो न्यूटन, ठीक है। 1500 मल्टीप्लाई बाई 225 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 337.5 किलो न्यूटन, ठीक है। यानी कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हमें मिल गया 337.5 किलो न्यूटन। अब आपको पता होगा कि हमें अगर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो लॉस स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू EC मल्टीप्लाई बाई FC मल्टीप्लाई बाई ES।
ये फॉर्मूला होगा अगर आप लॉस स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू क्रीप बाय अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कैसे आया? अब यहाँ पर एक बार समझते हैं, अगर आप स्ट्रेस का यूनिट देखोगे तो ये कितना होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर में, और इस तरफ देखोगे तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर डायमेंशन बैलेंस तो नहीं हो रहे, यहाँ पर तो 2 बार न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर जो हमने टर्म पढ़ी थी क्वेश्चन में कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इज 3.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 mm पर mm, यानी कि mm कैंसिल तो यूनिटलेस हो गया स्ट्रेन पर न्यूटन एम स्क्वायर। तो ये जो EC की वैल्यू है, यहाँ पर EC की वैल्यू है 3.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ mm पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से mm कैंसल, तो ये जो वैल्यू है इसके नीचे एक बार न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा हुआ है। ये जो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इसके नीचे न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा हुआ है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइड में है तो 2 बार न्यूटन पर mm स्क्वायर ऊपर है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, और जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी कि स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि EC की वैल्यू जो है वो 3.20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 mm पर न्यूटन पर mm स्क्वायर क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट बैलेंस हो जाए। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर EC की वैल्यू इसी तरीके से दी जाती है ताकि ये जो मेथड है यूज कर पाए अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड। अब EC की वैल्यू तो है हमारे पास, ES की वैल्यू भी गिवन है 220 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर FC की वैल्यू हमारे पास नहीं, FC की वैल्यू अगर मिल जाए तो लॉस स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप हमें मिल सकता है। तो अब हम फाइंड आउट करना चाहेंगे FC की वैल्यू। अब FC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो FC की वैल्यू यहाँ पर हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है पैराबोलिक टेंडन। पैराबोलिक टेंडन जब भी यूज हुआ हो तो स्ट्रेस कंक्रीट यहाँ पर यानी स्टील लेवल पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना होगा, FC इज इक्वल टू FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। स्ट्रेस इन कंक्रीट एट केबल लेवल, ये FC का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट केबल लेवल, केबल लेवल पर कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लीनियर केबल नहीं है, लीनियर केबल होता तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा देते तो मिल जाता। यहाँ पर पैराबोलिक केबल है तो FC का जो वैल्यू होगा वो होगा FC इज इक्वल टू FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। अब यहाँ पर क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि FC1 क्या है और FC2 क्या है। तो अगर मैं आपको ओरली बताऊं तो FC1 जो है वो स्ट्रेस एट सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट स्टील लेवल यानी कि केबल लेवल पर, लेकिन कहाँ पर, लोकेशन उसका कौन सा बीम में, तो वो हो जाएगा सपोर्ट पर। और FC2 जो है वो हमें निकालना पड़ेगा मिड स्पान पर। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो FC1 हो जाएगा हमारा, FC1 को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। FC1 तो बहुत ही आसान, सिर्फ कुछ नहीं करना, P/A, और ये एरिया ऑफ बीम होगा। तो FC1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P कितना है 337.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया 175 मल्टीप्लाई बाई 525। तो FC1 की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी हमारी 3.673 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो हमें FC एवरेज जो फाइंड आउट करना है ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक केबल यूज हुआ है तो हम डायरेक्टली P/A प्लस P मल्टीप्लाई बाई E वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक केबल यूज है। तो हमें सबसे पहले सपोर्ट पर जो वैल्यू है FC1 वो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर सेंटर पर जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी FC2, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा FC1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई FC2 माइनस FC1। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप करके जाओ तो आप सेफ साइड पर रहोगे। और अभी तक ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है गेट में,
तो अब हम फाइंड करेंगे FC2। FC2 इज इक्वल टू P बाई A प्लस P मल्टीप्लाई बाई E डिवाइड बाई I मल्टीप्लाई बाई Y करते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि केबल पर निकालना है, केबल का जो लेवल है वहाँ पर निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई E करेंगे एक और बार, तो ये हो जाएगा E²। ठीक है, P डिवाइड बाई A प्लस P मल्टीप्लाई बाई E² डिवाइड बाई I। यहाँ पर FC2 की वैल्यू हो जाएगी 337.5 किलो न्यूटन। तो इस वजह से 10⁻³ एरिया कितना है 175 मल्टीप्लाई बाई 525 प्लस PE² करने के लिए अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ 337.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ E कितना है हमारे पास 75, तो ये हो जाएगा 75² डिवाइड बाई I हो जाएगा BD³ बाई 12, तो 175 मल्टीप्लाई बाई 525 क्यूब डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पर FC2 की जो वैल्यू है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर FC2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.57 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आ जाएगी 4.57 न्यूटन पर mm²। आगे भी आ रहे हैं 4.573, लेकिन मैं 4.57 ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब जब हमारे पास FC2 की वैल्यू आ गई, FC1 की वैल्यू आ गई, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है FC। ठीक है, अब FC आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। FC इज इक्वल टू FC1 आया था 3.673 प्लस 2/3 FC2 कितना आ रहा है 4.57 माइनस 3.673 माइनस 3.673, तो FC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4.57 माइनस 3.673 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 3.673, तो ये आ जाएगी 4.271 के आसपास। ये कितना आ जाएगा 4.271 न्यूटन पर mm²। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आ रहा। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है लॉस स्ट्रेस इज इक्वल टू EC मल्टीप्लाई बाई FC मल्टीप्लाई बाई ES। अब हमारे पास EC तो ऑलरेडी था, ES भी हमें गिवन है, FC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। लॉस स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, ठीक है, लॉस स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इज इक्वल टू EC कितना था 3.20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई FC 4.271 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 4.271 मल्टीप्लाई बाई ES 220 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, तो लॉस स्ट्रेस हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 4.271 मल्टीप्लाई बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो यहाँ पर लॉस स्ट्रेस जो है वो अराउंड कितना आ रहा है 30 न्यूटन पर mm²। लॉस स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 30 न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पर इतनी सारी हमने कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। आई होप कि आप सभी का भी यही आंसर आ रहा होगा। लॉस स्ट्रेस इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर लॉस स्ट्रेस कौन सा है? लॉस ड्यू टू क्रीप। और हमने कौन सी मेथड से फाइंड आउट किया? अल्टीमेट क्रीप मेथड। ठीक है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड, जिसमें हमने लॉस स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए क्रीप स्ट्रेन का हमने इस्तेमाल किया, ना कि क्रीप कोफिशिएंट का। यहाँ पर क्रीप कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं किया, क्रीप स्ट्रेन का इस्तेमाल किया। इसलिए ये मेथड को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड टू फाइंड आउट लॉस स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सभी को ये समझ में आ गया होगा, और सभी का आंसर भी 30 न्यूटन पर mm² आ रहा होगा। आई होप। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो क्वेश्चन नंबर 69 में गिवन है एन RCC बीम ऑफ 500 mm विथ एंड 850 mm इफेक्टिव विथ इज रेनफोर्स विथ 2 leg 10 mm inclined stirrups at 200 mm center to center spacing at minimum value of alpha, where alpha is an inclination of reinforcement with horizontal. Given that tau c is equal to 0.33 Newton per mm² and tau c max is equal to 2.99 Newton per mm², the shear strength of stirrups
VUS विल बी, किलो न्यूटन में आंसर देना है, यूज M20 and Fe415। अब यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको IS 456 का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिटिकल लाइन है ये क्वेश्चन में, और वो लाइन है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एट मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें चाहिए VUS shear strength of stirrups। तो shear strength of stirrups VUS is equal to 0.87 FY ASV D डिवाइड बाई SV। ठीक है, ये है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। लेकिन ये तो कब, जबकि आपकी जो स्टिरप्स है वो इंक्लाइन ना हो। अगर आपकी स्टिरप्स जो है वो इंक्लाइन है तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई जगह बीटा भी लिखा हो, अल्फा बीटा तो एक नोटेशन है, असली में वैल्यू क्या रखेंगे वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा लिखो अल्फा लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बीटा और अल्फा से आप मतलब क्या लेते हो वो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने अल्फा नोटेशन यूज किया। तो अगर आपकी इंक्लाइन स्टीरप्स है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, VUS, जिसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरप्स। अब यहाँ पर बात यह है, जैसा कि मैंने बात कही कि क्रिटिकल लाइन ये क्वेश्चन में थी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एट मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्या कहा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आपको ये क्वेश्चन होगा यार मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या ले, तो IS 456 कोड में मेंशन है कि अल्फा जो है वो 45 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, 45 डिग्री से कम तो होना ही नहीं चाहिए अल्फा के लिए। ये बात IS 456 2000 में लिखी हुई है कि अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 45। अब जब 45 से लेस देन नहीं होना चाहिए, यानी कि 44 तक, 44 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब 45 से लेस देन नहीं होना चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये कि 45 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू अल्फा की कितनी होगी, 45। अल्फा की मिनिमम वैल्यू होगी 45। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 45 डिग्री, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये मिनिमम वैल्यू। अब जब अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई, हमने रीजनिंग से समझा कि ये बात लिखी हुई थी, तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री मिनिमम वैल्यू होगी। अब क्या बाकी चीज़ें हमें गिवन है? अच्छा, बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर 0.87 इसका तो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, FY गिवन है, Fe415 यूज़ करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद ASV 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 d², क्योंकि ये होगा क्या, स्टीरप्स का जो एरिया है वो यूज़ करेंगे। और इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 850 mm, वो भी गिवन है। और SV सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिवन है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी गिवन है 200 mm। कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला में सारी चीज़ें गिवन है, जो चीज़ गिवन नहीं थी यानी कि अल्फा, उसको भी हमने समझ लिया कि अल्फा की वैल्यू 45 कैसे लेंगे। अब बात रही कि टाउ सी की 0.33 और टाउ सी मैक्स की, तो ये क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन को सजाने के लिए दिए गए। अब हमें क्वेश्चन के आंसर की तरफ आगे बढ़ना है। VUS इज इक्वल टू 0.87 मल्टीप्लाई बाय 415 मल्टीप्लाई बाय ASV कितना है, 2 लेग 10 mm इंक्लाइन। अच्छा, तो 2 लेग है तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10² मल्टीप्लाई बाई स्मॉल d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ 850 डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यानी कि 200। तो VUS, अच्छा यहाँ पर ये तो भूलना मत, ये वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंक्लाइन स्टीरअप से तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 प्लस कॉस 45। ठीक है, तो हम VUS निकाल सकते हैं किलो न्यूटन में आसानी से। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.87 FY415 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10² मल्टीप्लाई बाई 850 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 प्लस कॉस 45। तो ये आ रहा है 340.87। ठीक है, कितना आ जाएगा,
340.87 किलो न्यूटन, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 भी मैंने कर दिया। कहने का मतलब ये कि अगर नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो VS की वैल्यू आ जानी चाहिए 341 किलो न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और IS 456 की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कोड का नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, अ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम सिंपली सपोर्टेड ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड साइज 350 mm by 450 mm is provided with cables of area 1500 mm square. Initially stressed to 1200 MPa, the cables are located at an eccentricity of 200 mm below neutral axis and the beam is subjected to a load of 70 kN per meter. The change in stress in reinforcement due to loading is, ठीक है, और आंसर देना है MPa मेगा पास्कल में। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो काफ़ी यूनिक हुआ है। इसका एक पोर्शन जो है वो गेट 2018 में भी पूछा गया था। देखते हैं ये क्वेश्चन को डील कैसे करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है तो स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम, ठीक है, 10 मीटर लेंथ, तो मैं कुछ इस तरीके से बना लूंगा। ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम है, 10 मीटर लेंथ है, 350 बाई 450 mm इसका है क्रॉस सेक्शन, सिंपल 350 बाई 450, ठीक है, डेप्थ तो ज़्यादा ही होगी। इज प्रोवाइडेड विथ केबल्स ऑफ एरिया 1500 mm स्क्वायर। अब यहाँ पर जो केबल यूज हुए हैं वो केबल का एरिया है, एरिया ऑफ केबल इज इक्वल टू 1500 mm स्क्वायर। और ये जो केबल्स है वो इनिशियली स्ट्रेस किए गए थे कितने स्ट्रेस पर 1200 MPa मेगा पास्कल जो है वो इनिशियल स्ट्रेस है। और ये सारे केबल जो है वो एसेंट्रिसिटी पर पुट किए गए। कितनी एसेंट्रिसिटी है? 200 mm। अब 200 mm ऊपर भी हो सकता है, 200 mm नीचे भी हो सकता है। तो यहां पर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि जो केबल्स है वो 200 mm बिलो न्यूट्रल एक्सिस, तो E इज इक्वल टू 200 mm बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे कहा गया है कि बीम इज सब्जेक्टेड टू अ टोटल लोड ऑफ 70 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर टोटल जो लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल इसलिए लिखा है कि आप डेड लोड और लाइव लोड को अलग अलग कंसिडर ना करें। टोटल मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड, यानी जितना भी लोड होना था इस बीम पर वो सारा का सारा कितना है? 70 किलो न्यूटन पर मीटर, UDL। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर है तो UDL ही होगा। और आगे क्या कहा गया है? अच्छा, आपको अब फाइंड करना है चेंज इन स्ट्रेस। तो चेंज इन स्ट्रेस पर तो हम बहुत बाद में पहुंचेंगे। अब स्ट्रेस में चेंज आने से पहले हमें क्या चाहिए? स्ट्रेन में चेंज। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो अगर स्ट्रेन होगा तो हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेन कब आएगा? जब लेंथ जो है लेंथ के अंदर चेंज होगा। लेंथ के अंदर चेंज होगा तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेस आएगा। तो ये प्रोसीजर में हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन बाकी है जिससे हम डील कर लेते हैं। EC मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट गिवन है, EC गिवन है 3500 MPa एंड ES मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, यहां पर ES दिया गया है 2 × 10⁵ क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप सभी को नोट डाउन डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, और मुझे पता है कि 99% लोगों ने ये क्वेश्चन पहली बार ही डील किया होगा, तो सभी को ये क्वेश्चन नोटिस करना चाहिए। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड, जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस फाइंड आउट करने से पहले हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और स्ट्रेन फाइंड आउट करने से पहले हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो ये क्वेश्चन के लिए यहां पर जो मैं अप्रोच बता रहा हूं वही अप्रोच लगाना अगर आप किसी भी जगह ये टाइप का क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा फाइंड आउट थीटा वन। थीटा वन क्या है? थीटा वन ये है कि यहां पर एंगल जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्री स्ट्रेस, ठीक है, यहां पर जो स्ट्रेस किया गया है, यहां पर जो इनिशियली स्ट्रेस किया गया है जिसको हम प्री स्ट्रेस भी कहते हैं, वो कितना है? थीटा वन, प्री स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि यहां पर एक देखो कि एक्सटर्नल लोडिंग है 70 किलो न्यूटन पर एम मीटर का। तो यहां पर थीटा वन और थीटा टू दो वैल्यू आएगी कि थीटा वन जो है वो एंगल प्रोड्यूस ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स, और यहां पर थीटा टू जो होगा वो एंगल प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड यानी कि 70 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये कितना होगा? ये PEL डिवाइड बाई 2EI। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर एंगल प्रोड्यूस ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स विल बी PEL डिवाइड बाई 2EI। अब यहां पर P की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, P की वैल्यू क्या है? P इज इक्वल टू प्री स्ट्रेस फोर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू है, हमारे पास एरिया ऑफ केबल है, तो हम यहां पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? P इज नथिंग बट स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया से हमें क्या मिलेगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय 1500, और E जो है वो एसेंट्रिसिटी, यूनिफॉर्म एसेंट्रिसिटी गिवन है 200 mm, तो यहां पर हो जाएगा 200। ये सारी चीजें मैं न्यूटन और mm स्क्वायर के, mm स्क्वायर जो है यानी न्यूटन और mm, ये दो यूनिट को ध्यान में रखते हुए सारी वैल्यू लूंगा। L 10 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर गलती क्या कर सकते हो ये मैं बताता हूँ कि 10 मीटर लिया हुआ है ना, इसको mm में कन्वर्ट करते टाइम हम क्या करेंगे कि 10 मीटर को हम 1000 mm लिख देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। 10 मीटर को अगर mm में लिखना हो तो ये हो जाएगा 10 फिर mm तो मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 10⁴, ठीक है। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 10 के बाद 1000 मल्टीप्लाई करना। बहुत सारे लोग जल्दी में 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm ले लेते, जो कि काफी गलत है। अब यहाँ पर 2, अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये E जो गिवन है, ये E क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट है या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील है? तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो E है वो एक्चुअली क्या है? EC, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मल्टीप्लाई बाई 3500 मल्टीप्लाई बाई I की वैल्यू हमें यहां से मिल सकती है क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन गिवन है, तो ये हो जाएगा BD³ बाई 12, ठीक है। तो फटाफट से आप थीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा वन विल बी 1200 मल्टीप्लाई बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3500 मल्टीप्लाई बाई 350 मल्टीप्लाई बाई 450³ डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 0.01934। अच्छा, ये हो जाएगा 0.01934, ठीक है। ये हो गया थीटा वन। और यहाँ पर सिर्फ थीटा वन फाइंड आउट करना ही सफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ पर इसका डायरेक्शन देना भी जरूरी है। ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया थीटा वन ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स। अब बात आती है थीटा टू की। थीटा टू, जैसा कि मैंने इनिशियली कहा कि थीटा टू जो है वो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से होगा। एक्सटर्नल लोडिंग जो है वो 70 है, तो ये आपको पॉपुलर फॉर्मूला ही है, WL³ डिवाइड बाई 24 ECI, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इसको अप्लाई भी किया होगा। WL³ डिवाइड बाई 24 ECI, W की वैल्यू डायरेक्टली 70 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन अगर मैं न्यूटन और mm में लिखूंगा तो ये 70 किलो न्यूटन पर मीटर, ये एक्चुअली 70 न्यूटन पर mm ही कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, तो वो 70 वैल्यू रहेगी, यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 70 ही रहने देता हूँ। W हो गया L³ 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 और क्यूब उसका,
डिवाइड बाई 24 EC कितना है 35,000 I कितना है BD क्यूब बाई 12 350 मल्टीप्लाई बाई 450 क्यूब डिवाइड बाई 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी 70 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 और इसका होल क्यूब डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 35,000 डिवाइड बाई 350 मल्टीप्लाई बाई 450 क्यूब डिवाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा 0.03135 0.03135 और ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, θ1 फाइंड आउट कर लिया, θ2 फाइंड आउट कर लिया और यही एक्चुअल स्टेप थे। अब जब इतना कर लिया, अब आगे का क्वेश्चन काफी आसान है, फटाफट से मैं आपको समझा देता हूं। अब कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है θ2, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है θ1, बड़ा कौन है θ2, तो थीटा नेट क्या होगा θ2 माइनस θ1, थीटा नेट इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो अब मैं ये जो वैल्यू है इसको जाने देता हूं ताकि मैं आगे का क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम थीटा नेट की, तो थीटा नेट विल बी 0.03135 माइनस 0.019349 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.012। ठीक है, यूनिट लेस। ठीक है, थीटा तो रेडियन में होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं है अभी तक। अब यहां पर हमने जब थीटा नेट फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो थीटा नेट है इसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा वो कितना होगा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 2e थीटा नेट। ठीक है, यही सेम जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन हुआ था गेट 2018 के क्वेश्चन में, सेम इसी तरीके से पूछा गया था। तो 2e थीटा नेट वहां पर निकालना था, चेंज इन लेंथ पूछा गया था। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, हमें पूछा गया चेंज इन स्ट्रेस, यानी कि हमें इसके आगे भी स्टेप करने पड़ेंगे। गेट 2018 में सिर्फ इतना पूछा गया था चेंज इन लेंथ, तो हमने 2e थीटा नेट निकाल लिया था। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई ई कितना है 200 मल्टीप्लाई बाई 0.012, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा फटाफट से, डेल्टा एल हो जाएगा अराउंड 4.8 mm। अब डेल्टा एल मिल गया तो आसानी से हमें क्या मिल सकता है स्ट्रेन मिल सकता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो जाएगा। और अगर स्ट्रेन के साथ में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा स्ट्रेस। तो यहां पर फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, चेंज इन स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई ई एस। तो ये आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4.8 डिवाइड बाई कितना है 10,000, एल जो है वो तो 10,000 mm, हाँ 10,000 mm मल्टीप्लाई बाई ई एस कितना है, ई एस कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵। तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर है वो हो जाएगा अराउंड 96 मेगापास्कल। हमारा आंसर 96 मेगापास्कल आ जाएगा और यूनिट हमें मेंशन किया है मेगापास्कल, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही रिक्वायर्ड। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हुए सब आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। थैंक यू।